कौन सा स्ट्रिंग वाला? कैसा था दे बताओ। अच्छा, तुम उसको किस चीज में नहीं लगा पाई, मुझे वो क्वेश्चन बताओ पहले। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है बेटा। स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो वो करती क्या है, उसका जो टेंशन होता है वो तो हर जगह सेम होता है, केवल फोर्स की डायरेक्शन ही तो चेंज होती है उससे। तो हम उसको सीधा कर लेते हैं जिससे कि सारे को हम एक सिस्टम मान पाए। हमने ये माना था एक ये ब्लॉक है, इसका मास है m1, इसका मास m2 है। अब ये m1g फोर्स है, यहाँ पर m2g है। अब स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया। अगर हम स्ट्रिंग को सीधा मान लेते हैं तो ये m1g इस पर नीचे लग रहा होगा, और ये वाला जो ब्लॉक है ये मान लो m2 है, तो जो m2g फोर्स था वो कहाँ पर बना हुआ था, ऊपर था, तो ये m2g हो गया। बस अब इसमें हमको ये देखना है कि बड़ा फोर्स कौन सा है। तो बड़ा फोर्स मान लो m2 है, तो ये नीचे जा रहा होगा, यानी कि एक्सलेशन नीचे की तरफ है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक m2 ऊपर जा रहा है, m1 भी ऊपर जा रहा है, और टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 जी डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, तो इससे एक्सलेशन निकल आएगा। तो मैं बताऊं उससे पहले तुम अपना कंफ्यूजन पूछो तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है इसमें। आद्या? नहीं, किसने, तुम्हें अश्वी का पूछ रही थी ये या आद्या को, किसने पूछा था? हाँ अश्वी का, तुम मुझे अपना कंफ्यूजन बताओ तो मैं क्लियर करूं उस चीज को। ये जो फोर्स होते हैं ये स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग ही लिए जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल और मैंने तुमको दिया था कि एक टेबल है और इस पर ये एक मास m1 और ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है। तो ये किस डायरेक्शन में एक्सलेट होंगे, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में m2g, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, और ये m1g। तो जो फोर्स हमें कंसीडर करने होते हैं इसमें, स्ट्रिंग को जब हम स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रिंग को स्ट्रेट करके जो फोर्स हमें कंसीडर करना है वो कौन से वाले फोर्स हैं, कौन से फोर्स लेते हैं, जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग है। तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं इसमें, एक, अगर इसको स्ट्रेट कर दें, हम सीधा कर दें, तो कौन से फोर्स नजर आते हैं। ये ब्लॉक बना लिए हमने, ये फोर्स हो जाएगा m2g, और जो m1g है, ये m1g तो कहाँ लगा हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग नहीं है। तो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग तो बस इसमें एक ही फोर्स लग रहा है m2g, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये शॉर्टकट है। अगर ये नहीं आता है तो फिर तो हमको प्रॉपरली वैसे ही करना चाहिए कि इस वाला जो m2 ब्लॉक है, इस m2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 1। m1 पर इक्वेशन लिखो तो t इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर लो, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, और संचित तुम बताओ। जो आपने दिया था उनसे पूछो। एससीवी में से पूछना है कोई सा क्वेश्चन, कौन सा? कौन सा क्वेश्चन? संचित? सर एक तो 19 है, 21 और एक 2 है। अच्छा तो एक मिनट जरा। अच्छा, और बाकी तुम लोगों को नहीं पूछना कुछ एससीवी से? एक मिनट जरा मैं बुक निकाल लूं। सर कुछ क्वेश्चंस में बस लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो अगर आप वो समझा दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं।
मैं जरा SCV निकाल लूं पहले। क्वेश्चन नंबर 21 पहला है। 19. 19 द फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन ए बलून, ये वाला। Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को जरा उठा के मैं वहीं ले आता हूं। द फोर्स ऑफ बॉयंसी exerted by the atmosphere on a balloon is B। तो एक बलून बना लो यहां पर, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बलून का कि उसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो ये मैंने बनाया एक बलून, इस पर एक तो फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट होगा W, और फोर्स ऑफ बॉयंसी तो हमेशा अपर डायरेक्शन में ही लगता है, तो वो हो जाएगा B। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। ठीक है। द बलून कैरीज ए मास m एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो इसका मास m है, तो मैं मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg के बराबर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया इस पर। Yes. और वेलोसिटी कहाँ पर इसकी अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें एक फोर्स और है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और वो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना है, F के बराबर है। ये वेलोसिटी v डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, फिर पूछा गया है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। इस बलून में से कितने मास को हम हटा दें कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जाने लगे। तो हम दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जब ये ऊपर जा रहा है। तो फर्क क्या पड़ेगा बेटा जब ये ऊपर जाने लगेगा और नीचे जा रहा है उसमें। जब वेलोसिटी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी अपवर्ड है, इन दोनों केस में फोर्स में क्या फर्क आएगा। Sir, हाँ बोलो। force downward नहीं. जो एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स है वो बस बदल जाएगा, तो एयर रेजिस्टेंस वाले फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, वो नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो ये F जो था एयर रेजिस्टेंस का फोर्स, ये हो जाएगा डाउनवर्ड, बाकी तो सब कुछ वैसे ही का वैसा रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी तो Yes. हाँ, F प्लस बी माइनस एम जी इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा। तो F प्लस बी इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे में बनेगा एम जी प्लस एफ इक्वल टू बी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इसमें कैंसिल करना है तुमको फोर्स F, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बस आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12। 12। क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन में सिचुएशन। तो इसमें जरा एक्सप्लेन करो बेटा, हो क्या रहा है। आद्या। सर एक मैन नीचे एक गड्ढे में लाइक ठीक है। गिरने से एग्जैक्टली गिरा हुआ नहीं है, पर उसको दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड जिससे उसके दो स्ट्रिंग्स खींच रहे हैं। ठीक है। ठीक है, फिर खींच रहे हैं को थोड़ा, अब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो खींच रहे हैं
तो निकालना क्या है? टेंशन। नहीं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यस सर, टेंशन। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h। ये आदमी जो है उसको पुल कर रहे हैं, तो हमको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। और जब भी क्वेश्चन लिखा होता है स्लोली पुल कर रहे हैं, स्लोली का मतलब क्या है? स्लोली पुल्ड का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट स्पीड से उसको खींच रहे हैं। ठीक है, जब कोई गड्ढे में गिर जाता है तो उसको धीरे धीरे ही निकाला जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन से नहीं निकालते हैं। जो फोर्स ये आदमी लगाएंगे F, यहां से खींचने के लिए इसको, वो फोर्स हमको निकालना है। तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर होगा, जो कि यहां पर लग रहा है। तो अब इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस आदमी पर लग रहा होगा, और बताओ बेटा और क्या क्या लग रहा है? आद्या? टेंशन। हाँ, टेंशन एक यहां पर है, एक यहां पर है, T। अब हमने ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये T कॉस थीटा, T साइन थीटा। एक कंपोनेंट यहां पर आएगा T साइन थीटा, और ये प्लस T कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हुआ? T कॉस थीटा 2 है, यानी कि 2T कॉस थीटा, और वो किसके बराबर है? mg के। हमने mg के इक्वल क्यों कर दिया इसको? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 2 कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहां से निकालो जरा, वो जो तुम ट्राइंगल देख रहे हो, कॉस थीटा इक्वल टू, h upon under root d by 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। हाँ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर है? h के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d बाई 2 का स्क्वायर। समझ में आया ये? यहां पर ये जो डेप्थ है h यहां तक की, ये जो दिख रही है ये, तो ये तो हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में h के बराबर है, और ये है d बाई 2। तो कॉस थीटा निकालोगे तो बेस h हो जाएगा, और हाइपोटेनियस है ये वाला, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू उठा के रख देंगे हम यहाँ पर ऊपर इक्वेशन में, बस आंसर आ गया। ये टेंशन जो है P इक्वल टू एम जी अपॉन 2, और कॉस थीटा है अंडर रूट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये एम जी अपॉन अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो आंसर चेक करो, इसका यही है। आगे समझ में क्या हो रहा है इसमें? कैसे किया हमने? आद्या क्लियर है? तो क्लियर है, बट आंसर ये नहीं आ रहा है। आंसर में क्या 2 वगैरह का डिफरेंस है? वो दे रखा है mg by 4h into d square plus 4h square का अंडर रूट। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं देख लेता हूं आंसर में क्या है। mg बाई 4h स्क्वायर, तो जो 2 था, चलिए आप, एक मिनट जरा इसमें देखो हमने जो किया है, चलिए फोर्स गलत हो गया। है? फोर्स में mg by h अपॉन आएगा ना, अपॉन 2 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d by 2 होल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट h प्लस d स्क्वायर है ना। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू है अंडर रूट, नहीं सर, h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d by 2 होल स्क्वायर। हाँ तो वो mg by 2h और वो अंडर रूट पूरा ऊपर चले जाएगा। इस कैलकुलेशन में सही है सर। एक मिनट, इसका जो t इक्वल टू एम जी बाई 2 कॉस थीटा तक तो ठीक लिखा हुआ था ना? यस सर।
तब उसको cos थीटा में गलती होगी। कॉस थीटा है, बेस था एच स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना था डी बाई एच स्क्वायर। cos थीटा सही निकाला है, लेकिन वो वहां पे लिखा गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो t इक्वल टू था एम जी अपॉन टू। अच्छा ये ऊपर पहुंच जाएगा, सही बात है, 2h और ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू एम जी बाई फोर एच अंडर रूट एच 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। Yes. हाँ, और आगे कौन सा क्वेश्चन? 21 बेटा। 21, क्वेश्चन नंबर 21। इसको जरा उठा के लाता हूं मैं इधर, क्वेश्चन नंबर 21 को। तुम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 21? नहीं सर, आपने मार्क नहीं कराया था। अरे मैंने ट्राई कर लें। मैंने ये कहा था कि ये जो मार्क कराए थे वो तो जरूर करने हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि बाकी नहीं करने। क्वेश्चन ये है 21, ए फोर्स F इक्वल टू V क्रॉस A इज exerted on a particle in addition to force of gravity, where V is the velocity of the particle and A is a constant vector in horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with constant velocity? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ पहले तो ये बताओ। सर एक फोर्स लग रही है पार्टिकल पे और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे रखा है। हाँ, तो उस पार्टिकल का बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये पार्टिकल हो गया, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा होगा, और यस सर। और सर बता। एक एक्स डायरेक्शन में, नहीं, हाँ एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर लगा, कांस्टेंट फोर्स ये। हाँ, अब एफ किस डायरेक्शन में है? सर हॉरिजॉन्टल लिखा है तो एक्स में लिखेंगे। क्यों, कहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल? सर ए वेक्टर इनको ए कांस्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ थोड़ी हॉरिजॉन्टल में है। नहीं सर ए ही तो कहा। हाँ, तो एफ किस डायरेक्शन में लगाए हम? तो हमको ऐसा लगाना होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी चाहिए हमको? कांस्टेंट। तो हम इसमें लिखते हैं कि वी नीड वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है? जबकि नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा एम जी प्लस एफ इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बात समझ में आई है? यानी कि जो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन आना चाहिए, एफ इक्वल टू, हाँ, नेगेटिव ऑफ एम जी होना चाहिए। अब एफ कितना है? वी क्रॉस ए है, तो वी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस एम जी। अब हम जरा मॉड लिखते हैं, इनका मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ। तो इसका भी मॉडुलस ले लिया, इसका भी मॉडुलस ले लिया, और क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करो, क्या लिखोगे? v इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और वैल्यू पूछिए मिनिमम, v इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी अपॉन ए साइन थीटा, और v मिनिमम चाहिए हमको, तो मिनिमम के लिए साइन थीटा कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो v मिनिमम हो जाएगा एम जी बाई ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बताओ बाकी लोग इसमें, आद्या, अश्विका, एससीवी के और कौन से क्वेश्चन? सर 33। 33 या 23? 33। 23 हो गया।
What's it? संचय 23 कर लिया था? सर मैं 33 पूछ रही हूँ. नहीं नहीं, मैं संचित से पूछ रहा हूँ 23 कर लिया कि नहीं? संचित, यस सर. तुमने 23 क्वेश्चन कर लिया है? सर एक मिनट सर देखिए. हाँ, अश्विका तुमने कर लिया था? 23 सर 22 तो हो गया, 23. यस सर. 23 बढ़िया क्वेश्चन है। उस 23 में सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ो पहले, और हाँ आद्या इसका मीनिंग समझाओ क्या हो रहा है इसमें। आद्या, सर ये ब्लॉक का मास जो पुलिस से लिफ्टेड है, मतलब कनेक्टेड है, हम्म, उसका हाँ, मास कितना होना चाहिए कि जो स्मॉल वाला ब्लॉक है जो बेंच पे रखा हुआ है वो स्लिप ना हो. स्लिप ना हो से मतलब बताओ, मतलब ये स्लिप ना हो मतलब वो अपनी जगह पर ही रहे। मतलब इक्विलिब्रियम में. मतलब ये अपनी जगह रुका रहे। यस सर. तो ये जो कैपिटल एम है, फिर ये कहाँ मूव करेगा कैपिटल एम? नीचे. नहीं नहीं, पूछ रहा हूं मैं, अभी तुमको बताऊंगा नहीं, अभी तुमसे पूछ रहा हूँ। कैपिटल एम कहाँ मूव करेगा? ये तो डाउनवर्ड आएगा ना कैपिटल एम। बोलते जाओ, आवाज नहीं आ रही याद दे तुम्हारी। कैपिट सिर्फ नीचे. और एम डैश कहाँ जाएगा? एंड दैट ये जो एम डैश ब्लॉक है ये कहाँ मूव करेगा? अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? राइट में. तो अगर ये ब्लॉक राइट में जाएगा तो फिर ये कैसे रुका रहेगा? तो लेफ्ट में जाना चाहिए. हम्म, हाँ, तो समझ में. यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये रुका कैसे रहेगा स्मॉल एम। अगर ये एम डैश राइट साइड में जा रहा है तो ये स्मॉल एम क्यों रुका हुआ है? तुम क्वेश्चन का ना मीनिंग नहीं समझा तुमने ठीक। उसमें क्या पूछा है? प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लीपिंग ओवर द ट्राइंगुलर ब्लॉक। मतलब क्या हुआ बताओ। छोटे वाला एम वो राइट लेफ्ट साइड में जाता है. नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ। सर जो छोटे वाला है वो स्लिप ना करे ट्रायंगुलर ब्लॉक से. हाँ, अगर यानी वो मूव भी करेगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा. एक मिनट, तुम आगे क्या बोल गए? अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? सर छोटे वाला है. अपोजिट डायरेक्शन मतलब किधर? अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड? यस सर उसका एक्सलेशन लेफ्ट साइड में. फिर तो मूव कर गया वो। मूव नहीं एक तरफ बोल रहे हो कि मूव नहीं करना चाहिए और मूव करा भी रहे हो, समझ में नहीं आई बात हमको। हम्म, संचित, अश्विका तुम बताओ जरा। छोटा वाला ब्लॉक, हाँ, तो रिलेटिव में. हाँ दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला? साफ साफ बोलो पूरी बात। रिलेटिव में? सर बड़े ब्लॉक के रिलेटिव में वो नहीं. हाँ, अगर उसके रिलेटिव उसे मूव नहीं करना है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा स्मॉल एम में, छोटे ब्लॉक में? हाँ, कितना होना चाहिए उसका एक्सेलरेशन?
उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, वैल्यू मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, उसमें कुछ हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये ब्लॉक का मास है m, वैसे तुमने बिल्कुल ठीक बताया। ये क्वेश्चन इस तरह का हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में, जो पहले चल रही थी ना हमारी क्लास, उसमें हमने ये कर लिया है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए तो उसका मतलब ये है कि दोनों को सेम एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए ना भाई। किस किस को सेम एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए? m डैश को और m को। तो उसमें पूछा ये है कि मास कितना होना चाहिए कि m और m डैश सेम एक्सेलरेशन से मूव करें, बस ये है। और हमने ऐसा क्वेश्चन कहां पे सॉल्व किया था? हमने ऐसे सॉल्व किया था एक क्वेश्चन कि इस तरह का सिस्टम है, फोर्स F कितना लगाएं कि ये स्लिप ना हो। ध्यान है, ये क्वेश्चन किया था ना, ये है m1, ये है m2। इसका आंसर भी आया था F इक्वल टू m1 प्लस m2 g tan थीटा के बराबर। याद आया कुछ? Yes, sir. ये सर, पर यहाँ पे तो टेंशन भी लगेगा ना। हाँ, तो टेंशन था वो फोर्स हो गया। यहां पर फोर्स का काम, यहां पर जो फोर्स लग रहा था इस वाले केस में, वो फोर्स का काम कौन कर रहा है? यहां पर स्ट्रिंग का टेंशन कर रहा है। तो मुझे ना वो डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही कि मतलब कंडीशन कैसे फुलफिल हो। भाई ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। तुमने अभी भी मैंने कहा ना, तुमने इसकी लैंग्वेज को नहीं समझा। वो ये कह रहा है कि छोटा वाला ब्लॉक कैपिटल M, ये वेज के रिलेटिव स्लिप नहीं करना चाहिए। रिलेटिव स्लिप नहीं करना चाहिए का मतलब ये हुआ कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे यानी कि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ओके सर। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हुआ कि तीनों का ही एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये एक्सेलरेशन A से नीचे जाएगा तो ये भी एक्सेलरेशन A से राइट साइड मूव करेंगे दोनों ब्लॉक। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? क्या ये हम निकाल सकते हैं? कॉमन एक्सेलरेशन A इक्वल टू कितना आएगा, बता सकते हो? एक तरीका तो ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बना के करें। दूसरा ये कि मैंने जो डायरेक्ट मेथड बताया तुमको, उससे सॉल्व कर सकते हो। हमारे लिए केवल दो ब्लॉक रह गए। एक ब्लॉक है जिसका मास है m डैश प्लस m, वेज को और उसके ऊपर रखे हुए ब्लॉक को तो एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हो ना, अगर उसका एक्सेलरेशन सेम है तो। m डैश प्लस m ये पुली है, और यहां पर एक ब्लॉक है मास m का। ये सिचुएशन है हमारे लिए। तो एक्सेलरेशन A से ये नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन A से ये राइट साइड में जाएगा। तो क्या ये A बता सकते हैं कितना होगा? बोलो जल्दी, A कितना होना चाहिए? ये आएगा mg अपॉन m प्लस m डैश प्लस m। आज ही पहले ही बताया था, आज ही डिस्कस किया कि इसमें स्ट्रिंग को सीधा करके अगर हम डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स देख लें तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? mg है। टोटल मास से डिवाइड कर दिया इसको, ये कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये? यस सर, समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास आ गया। अब अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें जो कि उसके ऊपर रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? स्मॉल m पर एक mg होगा यहाँ। और फ्री बॉडी डायग्राम किसके रिलेटिव बना रहे हैं हम? इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहे तो ग्राउंड के रिलेटिव बना लो, चाहे उसके रिलेटिव, किसी के भी रिलेटिव कर सकते हो सॉल्व। तो एक तो mg बना लिया, और कौन सा फोर्स बनाएंगे? नॉर्मल। और बस दो ही फोर्स लग रहे हैं अगर ग्राउंड के रिलेटिव फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अब ये एंगल कितना है? थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है n sin थीटा। ठीक है। और n cos थीटा किसके बराबर है? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो तो n cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? mg। mg के बराबर आ जाएगा।
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा? n sin थीटा इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन ma, दोनों को डिवाइड कर दो, n कैंसिल हो गया तो कितना बचा? tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। तो a इक्वल टू कितना आ गया? g tan थीटा, और a कितना था? mg अपॉन, अच्छा इसमें मुझे लगता है मैं ये भूल गया, इसमें निकालना क्या था? हमको निकालना क्या था? कुछ और तो नहीं निकाल दिया हमने? मास कैपिटल एम निकालो। अच्छा कैपिटल M या M डैश, कौन सा पूछा है? कैपिटल M। कैपिटल एम। हाँ तो बस तो आ गया इससे अब ये mg इक्वल टू mg tan थीटा प्लस m डैश प्लस m को मैं एक साथ रखता हूं tan थीटा, और कैपिटल mg को हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू m डैश प्लस m tan थीटा, और कैपिटल M आ जाता है यहां से, कैपिटल M इक्वल टू, कैपिटल M आ जाएगा m डैश प्लस m tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू g कैंसिल होना चाहिए, दोनों तरफ से g कैंसिल होना चाहिए। हाँ g तो यहीं कैंसिल हो जा रहा था, g को हटा दो। एक बार आंसर चेक करो, इसी तरह का है कि कुछ और है? यस सर, ये m डैश प्लस m tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो आद्या समझ में आया ये? यस सर। सुबती तुमको वेक्टर के कंपोनेंट करना आ रहा है? ये n cos थीटा n sin थीटा करते हैं हम, ये जैसे ये n है तो ये n cos थीटा और n sin थीटा कैसे कर देते हैं, ये समझ में आ रहा है? मैंने तुमको भी वीडियो वेक्टर की 2 लेक्चर भेजे थे, वो तुमने देख लिए? हाँ सर, उसमें सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अभी बहुत अच्छे से नहीं समझा, बाकी हाँ एक बार और पढ़ो रेजोल्यूशन और मुझसे पूछना, मैं तुम्हें कनेक्ट करूंगा उसके लिए, ठीक है? वो ये रेजोल्व भी कर रहे हैं वेक्टर को, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही कहते हैं, है ना? तो मैं अभी तुम्हें बताऊं, इसको एक बार ना नोट्स बना के पढ़ना, जो दिया था मैंने जो कहा था। और अभी मैं जरा थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 23, ठीक है, जरा मैं क्वेश्चन ले आऊं। अच्छा इसके लिए 22 भी लेकिन लाना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इन ए सिंपल एटवुड मशीन, तो एटवुड मशीन क्या होती है मैंने तुमको बताया था, है ना? एटवुड मशीन क्या चीज हो जाती है? सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम जो होता है उसको क्या, हाँ तो इसमें ये दिया हुआ है पुली ब्लॉक सिस्टम, मास दिए हुए हैं 300 ग्राम 600 ग्राम, ये मास दिया हुआ है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, ये हो गया होगा। एक्सेलरेशन कितना जाएगा इसका, ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना एक्सेलरेशन की वैल्यू,
फॉर्मूला हो जाएगा इसका m2 माइनस m1 M अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। into F. Yes, sir. तो m2 माइनस m1 600 3.2 आ गया सर। कितना g बाई कितना लिख दें, अगर g की टर्म्स में लिखें तो g अपॉन कितना आ रहा था, g बाई 3 शायद ना। Yes, sir. 9.8 by 3 आ। हाँ मतलब इसको भी ऐसे g की ऐसे सिंबल में ही करते हैं Yes, हम लोग, sir. g बाई। Yes. अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ये सब हो गया होगा है ना, 22 तो सारा हो गया होगा। Yes, sir. अब बचा इसमें कंसीडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड बाय ए फॉर ए मोमेंट 2 सेकंड। हाँ तो आद्या क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ अब, 23 का मतलब क्या हुआ। सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा मैं उसका मीनिंग पूछ रहा हूं। सर इसमें ये पूछा है कि अगर M2 को 2 सेकंड्स के लिए स्टॉप कर दें और उसके बाद फिर से मोशन में ले आए। 2 सेकंड के लिए स्टॉप कर दें, ये नहीं लिखा हुआ है। ये कहां लिखा हुआ है 2 सेकंड के लिए स्टॉप कर दें। सर स्टॉप किया है फिर 2 सेकंड बाद चलाया। नहीं ये भी नहीं है उसका मतलब, और कोई बताओ। जब वो मोशन में हो गया उसके बाद 2 सेकंड बाद उसे स्टॉप कर। हाँ फिर क्या, स्टॉप करने के बाद फिर मतलब परमानेंटली रोक दिया है। नहीं सर फिर दोबारा मोशन। समझाओ क्या किया गया होगा। मान लो तुम्हें किसी को समझाना है ये बात, ऐसे समझो। समझ लो तुमको किसी को पढ़ाना है, समझाना है कि क्या हुआ है इसमें, ऐसे समझाओ। तुमला जो क्वेश्चन की बच्चों लैंग्वेज होती है ना, देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज के एक एक वर्ड को ढंग से समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तुमने एक शब्द पे ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब मुझे बताओ जरा। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा ये बताओ, मैं दिख रहा हूं तुमको अभी पीछे बैकग्राउंड में, Yes, sir. Yes, sir. और जो लिखा हुआ है वो भी दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। No, sir. चलो मैं पीछे आ जाता हूं तो कुछ दिखता नहीं है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये नया सिस्टम बना दिया अभी। तो कंसीडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यहां तक तो पूरा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये है द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। मुझे केवल इस लाइन का मतलब बताओ। द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। मीनिंग बताओ जरा क्या हुआ इसका, इस वाली लाइन का। जैसे ही पुली में एक्सेलरेशन आया उसी के 2 सेकंड्स बाद रोक दिया मास एम्प्लीट्यूड। लेकिन तुमने एक वर्ड का मीनिंग नहीं बताया इसमें, फॉर ए मोमेंट का मतलब क्या हुआ। फिर उस इंस्टेंट के लिए द लार्जर मास, एक मास देखो, मान लो कि ये जो दोनों मास थे, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे जा रहा था, इसमें m2 जा रहा होगा नीचे, m1 जा रहा होगा ऊपर। तो हमने मान लिया कि 2 सेकंड के बाद m1 यहां पर है और m2 कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है। 2 सेकंड के बाद नई पोजीशन बना ली मैंने, ये यहां पर, ये इधर है। अब बताओ फिर क्या हुआ। M2 को एक मोमेंट के लिए रोका, तो जिस इंस्टेंट पे M2 को रोका है उस इंस्टेंट पे M1 रुका होगा कि नहीं। आद्या M1 रुक, M1 रुक गया होगा कि नहीं। रुका होगा। अच्छा तो क्यों रुका होगा M1, M2 को तो पकड़ लिया है, M1 क्यों रुक गया होगा।
तो कांस्टेंट की वजह से कि क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना, ये आप मैग्नीट्यूड वाइज। अभी भी नहीं समझ रहे हो तुम लोग। M2 नीचे जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है। M1 ऊपर क्यों जा रहा है? इस पे फोर्स लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। अच्छा, 2 सेकंड के बाद M1 जैसे ही M2 को पकड़ा, 2 सेकंड हो गए, M2 को जैसे ही पकड़ा हमने, तो उस समय M1 का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ। जिस इंस्टेंट पे M2 को रोका उस इंस्टेंट पर M1 का एक्सेलरेशन कितना है? G/3 0 क्यों होगा, रीजन बताओ। M1 पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे? टेंशन, टेंशन क्यों लग रहा होगा? तो टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों होगा या क्यों नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे दिमाग से चाहता हूं तुम लोग विजुलाइज करना सीखो इस चीज को। अच्छा, M1 में वेलोसिटी थी कि नहीं? जब M2 को पकड़ा उस समय M2 में वेलोसिटी थी? क्यों भाई? ये सर थी। कितनी वेलोसिटी थी 2 सेकंड के बाद? कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? V इक्वल टू U प्लस AT अगर हम लगाएं तो क्या होगी वेलोसिटी? 0 प्लस एक्सेलरेशन G/3 और टाइम कितना था 2, तो वेलोसिटी थी 2G/3। ये वेलोसिटी किसकी है, M1 की या M2 की? M2 और M1 की होगी कि नहीं ये वेलोसिटी? M1 की भी होगी। हाँ, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? गलत। अलग अलग है। तो अब हुआ ये कि एक ये वाला ब्लॉक था, एक ये था, ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये वाला ब्लॉक नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। आते आते 2 सेकंड के बाद जब इसकी वेलोसिटी 2G/3 थी और इसकी वेलोसिटी भी 2G/3 थी, इसको सडनली पकड़ लिया हमने, तो ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये मूव करना बंद कर देगा कि मूव करता रहेगा M1? क्यों आद्या, M1 मूव कर रहा होगा कि मूव करना बंद कर देगा? जैसे ही M2 रुका तो क्या M1 भी रुक जाएगा? सर वो थोड़ा टाइम लगेगा रुकने में। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस इंस्टेंट पे M2 को हमने होल्ड किया तो M2 की वेलोसिटी तो इंस्टेंटली 0 हो गई, सेम इंस्टेंट पे M1 की वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं? होनी तो चाहिए, तो यस। किस किस फोर्स की वजह से 0 हो गई उसकी वेलोसिटी? सडनली क्यों रुक गया M1? टेंशन की वजह से। तुमको बताना है बेटा, अभी पूछना नहीं है। M1 सडनली कैसे, M1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में थी ना यस M1। सर। तो M1 की वेलोसिटी तुमने इसको पकड़ लिया तो M2 तो सडनली रुक गया, M1 को तो नहीं पकड़ाया है, तो M1 कैसे रुक गया? तुमने कहा ना कि M1 रुक जाएगा, ये मैंने नहीं कहा M1 रुकेगा कि नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। बोलो। सर M1 रुकेगा नहीं सर, उतनी वेलोसिटी से जाएगा इतनी से M2 से जाएगा। अच्छा, तुम्हारा कहना ये है कि ये रुक जाएगा? सर रुकेगा नहीं M1 सर, जितनी तो वेलोसिटी भाई, से M2 जा रहा है। अच्छा सुनो तो, जैसे इस वाले ब्लॉक को M2 को पकड़ा तो ये तो रुका किस लिए, क्योंकि हमने हाथ से पकड़ लिया है तो एक फोर्स लगा दिया हाथ से। M2 कौन से फोर्स की वजह से रुक गया? भाई गाड़ी चल रही है, गाड़ी की वेलोसिटी सडनली 0 हो गई, तो वो वेलोसिटी 0 हुई तो कोई फोर्स भी तो होना चाहिए, बिना फोर्स के वेलोसिटी कैसे 0 हो गई? ब्रेक किसने लगाया? कैसे रुक गया सडनली? बोलो संचित।
बता नहीं रहे हो यार तुम लोग ये चीज कि वो रुक गया, तो अचानक से कैसे रुक गया, उसमें क्या हो गया जिससे कि वो रुक गया? अश्विका, कोई भी इस चीज को नहीं बता रहा है भाई कि अचानक से कैसे रुक गया। बोलो। M1 ऊपर चलता रहेगा और M उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा फिर M1 का, अगर जब ये चल रहा होगा तो? सेम। उस पर फोर्स कौन कौन से लगे हुए होंगे? फोर्स कौन कौन से होंगे और टेंशन? आद्या, हाँ, इस समय जैसे ही इसको पकड़ेंगे हम M2 को, तो M1 की वेलोसिटी तो ऊपर थी, तो ये तो ऊपर चलेगा और स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा अचानक से, क्योंकि ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो जितना ब्लॉक ऊपर जा रहा है उतना M2 तो नीचे नहीं जा रहा है, तो ये वाली स्ट्रिंग तो कैसी हो जाएगी? ढीली हो जाएगी इस तरफ लेफ्ट साइड में। नहीं समझ में आया अभी ये बात? क्यों आद्या? आद्या, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। संचित, यस सर। क्या होगा? सर M1 तो मूव करेगा सर, वो जाएगा ना। हाँ, तो जैसे ही ये सर मूव करेगा वेलोसिटी से एंड जब तक वो जीरो पे नहीं आता। हाँ, यहां से नहीं नहीं, जब M2 को परमानेंटली नहीं पकड़ के रखा था तुम लोग, उसका मतलब नहीं समझे फॉर ए मोमेंट का, इसको पकड़ा और छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ M2 को पकड़ा और छोड़ दिया, मतलब इसकी वेलोसिटी को जीरो करके तुरंत छोड़ दिया, तो उससे होगा क्या कि M1 की जो वेलोसिटी थी वो तो थी 2g/3 इस इंस्टेंट पर, 2 सेकंड के जस्ट बाद M1 की वेलोसिटी कितनी है? 2g/3, और M2 की कितनी है? 0 है। तो अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन जितना ये ऊपर जाएगा उतना M2 नीचे नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रिंग में टेंशन कैसा हो जाएगा? 0। बात समझ में आई है? M1 नीचे मूव करेगा। नीचे क्यों मूव करेगा जब उसमें वेलोसिटी ऊपर है तो? आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही। M1 जो है, M1 ब्लॉक है, ये M1 ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड। और M2 की वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। यस सर। तो M1 कहां चलेगा? ऊपर चलेगा ना। यस सर। टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में? टेंशन 0 हो जाएगा इसमें। और अब M2 को पकड़ के और छोड़ दिया है फॉर ए मोमेंट, का मतलब क्या हुआ? M2 इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि M2 को पकड़ा और छोड़ दिया, तो उसकी वेलोसिटी 0 करके छोड़ दिया है। इसको पकड़े नहीं रहे हम 2 सेकंड तक, 2 सेकंड के बाद इसको पकड़ा और फिर छोड़ दिया, तो अब ये दोबारा से स्टार्ट करेगा मूव करना, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा M2 नीचे आना, लेकिन M1 की वेलोसिटी तो 2g/3 थी ना ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन M1 पर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, टेंशन 0 हो गया है, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन अब ये वेलोसिटी M1 की कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी, और M2 की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? ये यस सर। M1 की वेलोसिटी अब कम होती जाएगी और M2 की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके बाद दोबारा स्ट्रिंग में टेंशन आएगा फिर,
दोबारा कब टेंशन आएगा? दोबारा टेंशन तब आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। कि जब M1 ने जो स्ट्रिंग डिस्टेंस कवर की है, यहां पर मान लो M1 जब स्ट्रिंग स्लैक हुई थी तो M1 इतनी डिस्टेंस कवर कर गया, तो जितनी स्ट्रिंग ये वाली है वो सारी की सारी जो लेंथ है वो दूसरी तरफ चली जाए। जैसे मान लो टेंशन आता है इसको पकड़ने के 3 सेकंड बाद, तो 3 सेकंड में M1 ने जितनी डिस्टेंस कवर की है ऊपर की तरफ, उतनी ही डिस्टेंस M2 कवर कर लेगा जब, तो जितनी स्ट्रिंग यहां ढीली हुई थी वो क्रॉस होकर दूसरी तरफ पहुंच जाएगी सारी स्ट्रिंग, तब दोबारा टेंशन आएगा। कुछ को समझ में आ रहा है कि नहीं है? Yes, sir. जैसे ही M2 को पकड़ा तो M2 की वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन M1 में वेलोसिटी है, लेकिन M1 की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और M2 की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि M2 ज्यादा तेजी से मूव करने लगेगा M1 से, और फिर जितनी भी स्ट्रिंग यहां स्लैक हुई थी लेफ्ट साइड वो सारी खींच लेगा एकदम, तब दोबारा से टेंशन आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज टेंशन दोबारा कितने टाइम के बाद आया? T टाइम के बाद। सपोज टेंशन अकर्स आफ्टर टाइम T। अब ये T का कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं हम? इस T का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कहां से? ब्लॉक M2 को हमने पकड़ा था ना, जिस इंस्टेंट पे पकड़ के छोड़ा है, तो जिस इंस्टेंट पे पकड़ के छोड़ा है उसको हम T इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यानी कि T इक्वल टू 0 हमारे लिए ये है। अब M2 और नीचे आया, M2 और नीचे आ गया, M1 कुछ और ऊपर गया, तो इसने जो डिस्टेंस कवर की यहां पर, ये डिस्टेंस मान लो x है, और M2 भी जब x डिस्टेंस नीचे चला जाएगा तब दोबारा क्या आ जाएगा? टेंशन स्ट्रिंग में। समझ में आ रहा है कि नहीं संचित? यस सर। तो अब M2 को x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो M2 का एक्सेलरेशन कितना है? स्ट्रिंग में जब टेंशन नहीं आया, यानी कि इस वाली पोजीशन से लेके और इस वाली पोजीशन के बीच में M2 जब मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? बोलो। अश्विका, कितना होता है टेंशन, वो सॉरी एक्सेलरेशन M2 का? फोर्स देखो इसमें फोर्स कितने हैं, कौन कौन से फोर्स लगे होंगे M2 पर जब ये यहां से मूव करता है? यहां से लेके और यहां तक मूव करने में, बोलो। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? जी, इसका फ्री फॉल होगा यहां से यहां तक, क्योंकि अभी टेंशन तो 0 है, स्ट्रिंग तो स्लैक पड़ी हुई है। तो S की वैल्यू कितनी लिखी हमने? x इक्वल टू इनिशियल वाला। क्यों संचित, तुम्हारे पास भी नहीं आ रही क्या आवाज? मुझे लगता है ना तुम्हारे यहाँ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। शुभति, तुमको क्लियर है आवाज? Yes, sir. हाँ, तो तुम्हारे पास ना नेटवर्क में थोड़ी बहुत समस्या लग रही है मुझको वहां। तो x इक्वल टू 0, ये u इंटू टी, 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? g इंटू टी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी हाफ gt स्क्वायर। एक इक्वेशन तो हमने ये बनाई। ये इक्वेशन किसके लिए बनाई है? ये किसके लिए है? M2 के लिए। आद्या, आद्या, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ये सर अब आ रही है। ओके। नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रही थी तुम्हारी आवाज। तो अब मैं पूछ रहा हूं, ये x इक्वल टू
हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन किसके लिए आई है, कौन से ब्लॉक के लिए, m1 की इक्वेशन है आद्या, ये m2 की। अब तो m1 की इक्वेशन बोलो क्या होगी, इतने ही टाइम में m1 के लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं, फॉर m1 इक्वेशन बोलो क्या आएगी, यही इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा m1 के लिए तो क्या लिखेंगे हम आद्या, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ m1 का, X हाँ अब आगे बोलो, x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 2g/3 हाँ 2g/3 इंटू टी, हाँ और minus half g/3 t square. g/3 क्यों, g/3 या g, हाँ आद्या g/3 आएगा यहाँ एक्सेलरेशन में या g आएगा, तो g हाँ g आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी टेंशन नहीं है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग तो अभी ढीली पड़ी हुई है, तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा है, g के ही बराबर है। ये रिटार्ड हो रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है और ये रिटार्ड हो रहा है। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके टी निकालो कितना आ रहा है, एक्स इक्वल कर दो, दोनों एक्स की इक्वल है, इक्वेट कर दो इसको और बताओ कितना आता है। 2/3 साइड तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन समझने में टाइम लग गया काफी, ठीक है, क्लियर ये चीज कि इसमें डाउट है कुछ, अश्विका, शुभति तुमको बताओ कौन सी चीज नहीं समझ में आई इसमें, तुम बहुत डरी डरी सी लग रही हो तुम्हारी आवाज में इन सवालों को देख के, जैसे ये यहां पर मेरे हाथ में अगर एक पुली ब्लॉक सिस्टम को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, जरा मैं फिर से थोड़ा चेंज करता हूं, अपने आप को जरा साफ साफ दिखाऊं, देखो अगर एक पुली ब्लॉक सिस्टम होता मेरे पास यहां पर, तो ये ब्लॉक को मैंने पकड़ लिया, ये नीचे आ रहा था इसको मैंने पकड़ लिया, जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा तो ये तो मूव करना शुरू, ये तो मूव करता रहेगा ऊपर, तो ये मूव करेगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी ना यहां पर, जैसे ये हो गई है, और जब ये ऊपर मूव कर गया और इसको हमने छोड़ दिया तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, और जीरो से इसको बढ़ने में टाइम लगेगा ना वेलोसिटी को, तो ये स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, यहां स्लैक हो जाएगी। अब ये जो स्लैक हुई स्ट्रिंग है ये दोबारा से कब टाइट होगी, कि जब जितना ये स्लैक वाला पोर्शन है, ये स्लैक वाला पोर्शन दोबारा खिंच के इस तरफ आ जाए, तो जितना यहाँ ढीले हुआ है लेफ्ट साइड में उतना ही खिंच के नीचे जाना चाहिए राइट साइड में, तो हमने दोनों तरफ एक्स को इक्वल किया, समझ में आया। चलो फिर अपन वो मैजिक ये वाला काम करते हैं, क्यों ऐसे अगर मैं बता रहा हूं तो तुमको दिख रहा है ना कि मैं कहां पे पॉइंट कर रहा हूं, तो ऐसे ही रखे इसको, ठीक है। और क्वेश्चन बताओ, टेक्नोलॉजिकली ना अपना सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, ये इतना एडवांस सिस्टम जो है जो मैंने बना रखा है, इतनी क्लैरिटी सारी चीजें बाईजू और फिजिक्स वाला की भी नहीं मिलेगी तुमको। और क्वेश्चन बताओ बेटा, असली दिमाग हमारा खुलता है, ओपन होता है, शार्प होता है जब हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे या पूछोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और बताओ, और कोई क्वेश्चन है एससीवी का जो पूछना हो,
अच्छा, आद्या, अश्विका, कोई क्वेश्चन पूछना है और? तो बाकी तो होगा थी। अच्छा, वेरी गुड। तो अब मैं एक क्वेश्चन जो है निकालूंगा, जो उस दिन मैंने नहीं कराया था और जो मुझे कराना था, ये वाला क्वेश्चन। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये जेई एडवांस्ड 2007 का क्वेश्चन है और इसका मीनिंग समझाओ क्या हो रहा है। उस दिन मुझे लग रहा था कि अभी तुम मेंटली थोड़े प्रिपेयर नहीं हो, अब तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो अब मेंटली प्रिपेयर हो तुम, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं हम इस तरह के भी। कौन बताएगा? अब मैं किसी से पूछूं, उससे नाम लेके, इससे अच्छा यार तुम ही लोगों में से कोई खुद ही बता दो। शुभती से पूछते हैं। शुभती, तुम समझाओ क्वेश्चन। दो पार्टिकल्स मास की दोनों एन स्ट्रिंग के दोनों साइड्स में अटैच्ड है, जिसकी लेंथ 2a है। और ठीक है। पूरा जो स्ट्रिंग का है सिस्टम, वो एक फ्रिक्शनलेस और वो हॉरिजॉन्टल है और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये दोनों बॉल रखी हुई हैं। ठीक है, वेरी गुड। और आगे? फिर क्या हुआ? आवाज नहीं आई शुभती अभी तुम्हारी। तो दोनों जो और मास डिस्टेंस p से दोनों साइड पे a डिस्टेंस है। हाँ ठीक है। हाँ, बोलते जाओ, आगे पूरा बताओ। फिर स्ट्रिंग के मिड पॉइंट को फोर्स में अपवर्ड पुल किया और उसकी वजह से पार्टिकल्स पास आ गए। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। अब क्वेश्चन में तो यही हो रहा है, जब स्ट्रिंग को पकड़ के बीच से मिड पॉइंट से ऊपर खींच दिया तो ये दोनों मूव करने लगे बॉल। तो शुभती, ये बॉल मूव करेंगी क्यों? कौन सा फोर्स इन पर लगेगा जिससे ये बॉल मूव करने लगेंगी? कौन से फोर्स की वजह से ये मूव करेंगे? क्यों शुभती? दोनों बॉल पर भाई पकड़ के तो खींचा है मिड पॉइंट से, लेकिन बॉल पर भी तो कोई फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से ये बॉल मूव करने लगी है। तो कौन सा फोर्स लगा जिससे बॉल मूव करने लगी? mg।
तो mg फोर्स तो नीचे लग रहा है, ये विजुलाइज करो, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, तो ये एक बॉल अगर है तो उस पे mg तो नीचे लग रहा है ना, लेकिन ये मूव करके तो यहां चली गई। ये वाली बॉल की अगर मैं बात करूं तो ये तो मूव करके यहां जाती है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये जो बॉल है इस पर एक फोर्स mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। mg और नॉर्मल तो कैसे इक्वल हैं, उसकी वजह से तो ये मूव करेगी नहीं, ऊपर तो मूव करेगी नहीं, है मूव तो इधर कर। बोलो, कोई फोर्स है जो इनको मूव कराएगा? चलेगा। टेंशन लगेगा। तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये वाली जो बॉल है यहां आ चुकी है, ये वाली बॉल यहां आ चुकी है, और जो मिड पॉइंट था वो पहुंच चुका है इधर, ये और ये, और यहां से पकड़ के हम खींच रहे थे वो फोर्स है यहां पर F, ठीक है। और सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2x, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x, और ये वाली डिस्टेंस भी x के बराबर है, ठीक है। बॉल ये है A, ये है B, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये है C। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर ये जो बॉल मूव की है, ये किस फोर्स की वजह से मूव की है? टेंशन की वजह से। हाँ बताओ आगे, कुछ पूछ रहा था ना? अब इसमें टेंशन की डायरेक्शन कहां पर है? टेंशन तो यहां लगा हुआ होगा T, यहां पर टेंशन T लगा हुआ है। टेंशन को रिजॉल्व करो, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो टेंशन का जो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, एक आएगा वर्टिकल में, तो साफ साफ नजर आए इसलिए मैं मान लेता हूं यहां पर टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर T साइन थीटा, ये है T साइन थीटा, और यहां पर है T कॉस थीटा। तो एक्चुअल में बॉल जो मूव कर रही है इधर, ये कौन से कंपोनेंट की वजह से मूव कर रही है? T कॉस थीटा की वजह से। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? आद्या इक्वेशन बताओ जरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। F equals to 2 sin 2t sin theta. नहीं, दोबारा बोलो। 2t sin theta equals to F. बॉल पे तो F फोर्स है ही नहीं, ये तुमने कैसे बना दिया? T cos theta equals to F मिलेगा। अच्छा, बॉल का अगर देखो आद्या, इसमें ये गड़बड़ियां नहीं करो। बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, एक T साइन थीटा लग रहा है, एक T कॉस थीटा लग रहा है। तुमने 2T साइन थीटा क्यों बोला इस बॉल पर? तो मैं उस टेंशन के उस हिसाब से, नहीं, हमें अपने अंदाज से या फीलिंग से नहीं लगाने फोर्स, लॉजिक से लगाने हैं। इस बॉल के साथ केवल एक स्ट्रिंग कांटेक्ट में है ना, एक स्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है वो T साइन थीटा है ना, ओनली 2T साइन थीटा तो नहीं है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी भी थी तो तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था T साइन थीटा प्लस n माइनस mg इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, बॉल तो कहां मूव कर रही है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आद्या इक्वेशन बोलो बॉल की, क्या लिखेंगे? T cos theta equals to na. हाँ ये होगा। तो ये है बॉल A और ये है बॉल B, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg इस पे लग रहा होगा नीचे, T साइन थीटा इस पर ऊपर होगा, इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, और T कॉस थीटा इसमें लग रहा होगा यहाँ, ऐसे ये सिचुएशन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूं इसकी, तो इक्वेशन होगी T cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है इसमें? एक्सेलरेशन निकालना है ना। लेकिन हटाना क्या है?
टी हटाना पड़ेगा इसमें, थीटा तो निकल आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अच्छा बताओ। ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल देखो ABC, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कॉस थीटा कितना है? बाय अच्छा, इसमें ए ना डबल डबल हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सेलरेशन का ए ना कैपिटल ए लिख लेता हूं। इस बी है सर। हाँ, अभी देखते हैं, एक मिनट। ये जो AC लेंथ है, ये AC लेंथ कितनी है शुभति, ये बताओ जरा, AC कितना है? AC या BC लेंथ कितनी है? तो टी साइन थीटा। नहीं नहीं नहीं, लेंथ पूछ रहा हूं। टी साइन थीटा वगैरह तो वो तो फोर्स हो गया, लेंथ पूछ रहा हूं, ये AC लेंथ कितनी है? पहले मिड पॉइंट से लेके और बॉल तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये लेंथ कितनी थी पहले? ए तो अब इसको पकड़ के मिड पॉइंट को खींच दिया, तो इसको ऊपर चला दिया, बॉल यहां पर आ गई, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली? भाई ये बॉल थी, एक बॉल इधर थी, ये लेंथ कितनी थी, ए के बराबर, ये लेंथ भी ए थी, पकड़ के खींच दिया इसको, तो ये बॉल इधर आ गई, ये ऐसे पहुंच गई है, तो ये वाली लेंथ कितनी है? ये अभी भी तो ए के ही बराबर होगी ना, ये तो फिक्स है। तो ये लेंथ है ए के बराबर, तो कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं हम? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए ए, तो कॉस थीटा की वैल्यू तो एक्स बाई ए हो जाएगी। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? कॉस थीटा एक्स बाई ए है, लेकिन आंसर देना है हमें एफ की टर्म्स में, तो टेंशन हटाना पड़ेगा। उसके लिए एक काम करो, मैं तुम्हें 2-3 बार मैंने एक यूनिक चीज बताई है जो कि तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। तुम इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सी का। तो अब मैं देखता हूं कि आद्या इसमें सही बनाती है कि नहीं। तो आद्या पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ कौन कौन से फोर्स बनाओ इसमें। यहां बना रहा हूं मैं पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम। आद्या, नीचे आए सर, ऊपर आएगा F, हाँ ऊपर आएगा एफ, ठीक है। नीचे आएगा T sin थीटा और 2 नहीं नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम में ना कंपोनेंट नहीं बनाते बेटा, अपन डायरेक्ट बना दो। फोर्स बताओ तो सर फिर T किस डायरेक्शन में? ए टू सी या सी टू? लेंगे 2 बार टी। C2A बनेगा ना टेंशन, यस सर। और एक C2A बनेगा, एक C2B बनेगा, तो 2 टेंशन बना दिए। अब इसको करेंगे हम रिजॉल्व। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम है, इतने ही फोर्स बने इसमें। शुभति, इसमें mg बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे। तो m किसका मास होगा? m किसका मास लेंगे हम? इसमें बेटा हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं? उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग का पॉइंट। स्ट्रिंग मासलेस है, तो m है ही नहीं, तो mg नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन के कंपोनेंट करो जरा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, तो यहां पर t cos थीटा और नीचे आ जाएगा t sin थीटा। ये t cos थीटा और नीचे t sin थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट सी पर आद्या क्या इक्वेशन बनाए हम? न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखें पॉइंट सी पर वर्टिकल डायरेक्शन में? बोलो आद्या।
आधे आवाज नहीं आ रही है तुमको? अश्विका तुम बताओ। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखूं? एफ माइनस, हाँ संचित तुम बताओ। सर f माइनस 2t sin थीटा 0। हाँ एफ माइनस 2t साइन थीटा आएगा ना, दो कंपोनेंट है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा तो एफ माइनस 2t साइन थीटा इक्वल टू मास जीरो, एक्सलेशन इसका जीरो नहीं है, एक्सलेशन इसका ए है, लेकिन मास जीरो है, इसलिए एफ इक्वल टू कितना जाएगा 2t साइन थीटा। ठीक है, और यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, टेंशन आ जाएगा एफ अपॉन 2 साइन थीटा। यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से 1 में टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो कितना आ रहा है। बी आ रहा है। अच्छा तो एफ अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। cot थीटा की वैल्यू रख देंगे x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ कॉट थीटा रख देना है, कॉट x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कॉट थीटा आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम ए कैपिटल ए। बस यहां से आंसर आ गया, ए एम से डिवाइड कर लो इसको, तो आंसर बी आ रहा है ना। yes, sir. तो बी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आद्या, ये आद्या को लगता है फिर आवाज नहीं आ रही, दोबारा से इस नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो गई है। आद्या तुम बीच बीच में, तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है क्या आज? तो एक्चुअली रेन की वजह से पावर आउटेज भी ज्यादा हो गई। अच्छा अच्छा, तुम क्या लैपटॉप पे देख रही हो कि कंप्यूटर पे या मोबाइल पे? ठीक, अच्छा तो क्या वाईफाई गायब हो जाता है? यस सर। ठीक है, तो ये थे। और बताओ भाई तुम लोग इसमें क्या करें हम आगे? देखो अभी तुम्हें करने के लिए क्या काम होना चाहिए, आज मैं शुरू तो नहीं करूंगा, वैसे मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास से फ्रिक्शन, लेकिन तुम लोग ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो। अब तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझसे शीट में से, जो रेजोनेंस वाली शीट थी, है किसी के पास क्वेश्चन उसमें से? संचेत यस सर, है। रेजोनेंस की नहीं की अभी सर। और दूसरा इसके बाद आद्या, शुभती और अश्विका, सभी लोग, तुम लोगों को ले लेना चाहिए एक PYQ जेई मेंस का। पहले तो अभी जेई मेंस का PYQ लेके रखो, और जेई एडवांस का भी लेना है ना, तुम अलग अलग वाले लेना, जिसमें एडवांस का अलग हो और मेंस का अलग हो। वो कंबाइंड वाले में ना बड़ा खिचड़ी पक जाती है। और PYQ करना शुरू करो। अभी वो वाली बुक लेना PYQ जिसमें 2024 के क्वेश्चन भी आ गए हों जेई मेंस के। तो पहले 24 से लेके 29 तक, 19 के बीच तक के जो क्वेश्चन है, 2019 से 2024 तक के, पहले वो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो है वो सॉल्व करते चलना है। तो उससे हमको आइडिया लगेगा कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडवांस तो हम करते भी चलेंगे, हालांकि एडवांस तुम चाहो तो 2006 तक के तो नेट पे अवेलेबल है, जो ऑफिशियल साइट है उसकी, जेई एडवांस की। लेकिन उसमें ढूंढने में पेपर अगर हम डाउनलोड कर भी लेना तो टॉपिक वाइज डिवाइडेड नहीं होते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है ढूंढने में। तो बुक तो खैर लेनी पड़ेगी तुमको। तो अब लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई चीज और पूछना है तो बताओ ना।
बोलो जरा, डिस्कशन करो। अच्छा, कोचिंग में क्या क्या चल रहा है अभी? आद्य, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? फ्रिक्शन स्टार्ट किया। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन, तुम्हारी जो बुकलेट मिली होगी तुमको इंस्टीट्यूट से, उसके क्वेश्चन लगाए तुमने? तो फुली ब्लॉक सिस्टम तक के लगाए थे, उसमें तो डाउट्स नहीं आए। अच्छा, चलो, वहां पर लॉज ऑफ मोशन में कुछ अलग भी पढ़ा जो हमने पढ़ा उसके अलावा? नहीं सर। अच्छा, कोई ऐसी चीज बताई जो कि तुमको लगा होगी कि थोड़ी डिफरेंट थी उसमें? नहीं? मतलब सर, जब टेंशन को सॉल्व करने के लिए आपने 2 मेथड्स बताए थे, एक तो टी डॉट वी वाला हम्म कॉन्स्टेंट में, हम्म और एक जो नॉर्मल होता है कॉन्फिडेंस लेके। तो उन्होंने वही फिर लाइक परपेंडिकुलर बेस वही वाला मेथड बताया था, पर वो तो समझ में आ गया था। अच्छा, देखो, कंस्ट्रेंट रिलेशन ना 3-4 तरह के होते हैं। मैं जानबूझ के ना तुमको 2 से ज्यादा बता नहीं, उससे काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हो ना, तो उसमें भी फिर कंफ्यूजन हो लगता है कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। एक तो तुम ये भी याद रखना, एक चीज जो आगे हमेशा काम आएगी हमारे, कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो उसकी लेंथ के अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। एक तो ये वाली चीज भी याद रखना, एक्सेलरेशन के लिए भी याद रखना। बाकी एक तो टी डॉट वी वाला याद रखना, और दूसरा वाला तो जो था, पुली अगर मूव कर रही होती है तो हम उसमें क्या लगाते थे? वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 के बराबर। इसके अलावा कोई और भी कंस्ट्रेंट बताया गया? अब देखो, जैसे कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन होंगे जिनमें शायद हम ना कॉमन सेंस ज्यादा यूज करेंगे। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है और यहां पर है एक पुली, और मैं एक ब्लॉक यहां पर कनेक्ट करता हूं जिसका मास है m के बराबर, ठीक है? अब अगर मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट किया x, ये है, ये ब्लॉक को कितना नीचे ले गए हम? x डिस्टेंस नीचे ले गए। तो अगर इस ब्लॉक को हम x डिस्टेंस नीचे ले जाते हैं तो ये ब्लॉक की जो स्ट्रिंग है ये इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, तो इस पुली को भी कितना नीचे आना चाहिए? x। ये पुली भी कितना नीचे आई होगी? x नीचे आई होगी, है ना? ये पुली भी यहां से नीचे x आ गई होगी तभी, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ होगा? elongation in the spring, इसमें कितना elongation हुआ होगा स्प्रिंग में? अगर ब्लॉक x नीचे जाता है तो स्प्रिंग x elongate होगी, x बाई 2 2x, इस तरह से बताना है कितना elongation होगा इसमें। तो वो देखो, इसमें अब ये कंस्ट्रेंट ना ऐसे निकालोगे कि ये वाली जो स्ट्रिंग है यहां से लेके यहां तक की, ये वाली स्ट्रिंग तो ये एंड तो कैसा है? फिक्स है ना? स्ट्रिंग का एंड तो फिक्स है, और स्ट्रिंग की लेंथ में तो चेंज हो नहीं सकता। लेंथ किसकी चेंज होती है? स्प्रिंग की चेंज हो सकती है, स्प्रिंग की लंबाई बदल सकती है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई तो बदलेगी नहीं। लेकिन एक बड़े कॉमन सेंस की चीज है जिसको आगे देखना है, तो मैं हमेशा काम आएगी ये बात, कि अगर कोई पुली जिसके दोनों तरफ स्ट्रिंग है, अगर ये पुली नीचे आती है x, तो इसके दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है उसमें भी इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। ये भी x बढ़ना, ये भी x बढ़ेगा, ये भी x बढ़ेगा, दोनों तरफ से x बढ़ना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में ये वाला तो x नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये तो फिक्स है, एंड फिक्स है। तो फिर यहां पे जो लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ होगा दोनों तरफ x, तो वो कैसे कंपनसेट कैसे होगा? वो इधर भी x का इंक्रीमेंट चाहिए हमको, इधर भी x का चाहिए, इधर भी लंबाई x बढ़नी चाहिए, इधर भी x बढ़नी चाहिए। तो अल्टीमेटली इस स्प्रिंग को कितना एलोंगेट होना पड़ेगा? 2x।
जब स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ेगी 2x, तो जो लंबाई बढ़ी उसका आधा हिस्सा इधर रहेगा x और आधा हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा x। तो दोनों तरफ से जब x और x बढ़ेगा तब ये ब्लॉक x नीचे आएगा। तो ये कंस्ट्रेंट हुआ कि अगर ब्लॉक x नीचे आता है तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा, 2x होगा। ये बात समझ में आई? हम पढ़ते थे ना, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। उससे भी तुम देख सकते हो कि ये जो पुली है ये कितना मूव कर रही है नीचे, x। तो इसके लेफ्ट साइड में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एक ब्लॉक की तरह से मान लें, तो ये तो बदल सकता है, यहां तो ये बदल सकता है लेकिन ये तो नहीं बदल सकता। तो एक साइड तो कितना हो जाएगा, x1 मान लेता हूं स्प्रिंग की लेंथ को, और दूसरी तरफ तो 0 है, उसमें तो चेंज नहीं हो सकता, बाई 2। तो x1 कितना हो जाएगा, 2x। तो हो सकता है कि ये वाली चीज जो है कंस्ट्रेंट की, ये तुम्हें समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये जरूर लगा सकते हो कि पुली अगर x डिस्टेंस नीचे आई तो लेफ्ट साइड में भी x लेंथ बढ़ना चाहिए, राइट साइड में भी x बढ़ना चाहिए। दोनों तरफ x का इंक्रीमेंट तब होगा जब स्प्रिंग एलोंगेशन 2x हो। ये भी कंस्ट्रेंट है। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स भी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये कहां पर आएंगे संचित, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। स्प्रिंग में और ब्लॉक के जो कंस्ट्रेंट आएंगे ये आगे